हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का फर्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि आज से ही एग्जाम स्टार्ट हुए हैं। आप सभी को बताइए, आज फर्स्ट शिफ्ट में जैसा कि पेपर नहीं था, ऑलरेडी आप सभी को आई थिंक पता चल चुका होगा। आज हम सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे, क्योंकि सेकेंड से ही स्टार्ट है आपका एग्जाम 12 अगस्त 2023 को। और ये जो एग्ज़ाम आपका है टाइमिंग, ये है 12:30 से 2:30 बजे वाला। इस टाइम का बेसिकली ये हमारा सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस रहेगा। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। और ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, ये 3 स्टेप है, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो आसानी से आपको पीडीएफ इस वीडियो की मिल जाएगी। साथ ही हमारी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है गाइस, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा है, स्वतंत्रता दिवस स्पेशल ऑफर। इसके तहत अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसमें आपको ओनली ऑन 99 रुपीज़ में ये मिल जाएगी। लिमिटेड टाइम के लिए जल्दी करें, और जल्द ही आप अपनी पूरी प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं, जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो 12 से 17 अगस्त तक ये ऑफर चलेगा। 15 अगस्त कूपन कोड है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में गाइज हम सभी 4 जो सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी डिटेल के साथ में एक एक चीज़ें हम कवर आपको करवाएंगे। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइज। आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं, ये गौरव परमार जी जो कि भोपाल से हैं, इन्होंने 76 स्कोर किया है। अमित मालवी जी जो कि इंदौर से हैं, इन्होंने 83 स्कोर किया है। साथ ही राहुल कुमार जी जो कि सागर से हैं, इन्होंने 68 स्कोर इस एग्जाम में किया है। आपका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से सेंड करें, ताकि हम आपको सबसे सटीक और सबसे पहले एनालिसिस आपको दे पाएं। क्लियर है? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद सबसे पहले आप क्वेश्चन सेंड करें, ताकि हम आपको एग्जैक्ट और 100% ऑथेंटिक जो क्वेश्चन है वो आपको हम कवर करवा पाएं। क्लियर है? तो इन नंबर को आप सेव करके रख लीजिएगा, अपने मोबाइल में नोट डाउन कर लीजिएगा। जब भी एग्जाम हो, जब हमें सबसे पहले क्वेश्चन जरूर से आप एक बार सेंड करिएगा। क्लियर है? इन सभी लोगों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, ताकि इन्होंने हमें क्वेश्चन सेंड किए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं गाइस आज की हमारी शानदार एनालिसिस सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई, इनका नाम है नोरा अल मतरूसी। याद रखिएगा। और ये पहला वाला जो कंटेंट है नेशनल करंट अफेयर का, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है हम एग्जाम टाउन चैनल पर आपको कवर करवा रहे हैं, तो आप एग्जाम टाउन चैनल को जरूर से विजिट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, क्योंकि नेशनल का करंट अफेयर आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में और भी क्वेश्चंस बनेंगे। तो हम ऑलरेडी एग्जाम टाउन चैनल पर आपको डेली बेसिस पर वीडियोस दे रहे हैं, काफ़ी सारे वीडियोस दे चुके हैं। एक बार जरूर से विजिट आप कर लीजिएगा। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला है जो अंतरिक्ष यात्री है, नोरा अल मतरूसी इनका नाम है। संयुक्त अरब अमीरात ने 10 अप्रैल को अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में अगले 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया है, जिसमें देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भी शामिल थी। नोरा अल मतरूसी इनका नाम है। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। तो ये स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बेसिकली बन चुका है। घोषणा ने उनके या उनके पुरुष समकक्ष मोहम्मद अल मुल्लाह के बारे में कोई भी जीवन संबंधित जानकारी नहीं दी है। बात करें नेक्स्ट, तो अल मतरूसी आबू धाबी स्थित नेशनल पेट्रोलियम कंस्ट्रक्शंस कंपनी में इंजीनियर के रूप में कार्यरत है, और अल मुल्ला दुबई पुलिस के साथ पायलट के रूप में कार्य करते हैं, और अपने प्रशिक्षण प्रभाग के प्रमुख ये हैं। दोनों ह्यूस्टन टेक्सास में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में प्रशिक्षण लेंगे, और 2019 में हाजा अल मंसूरी यूएई के पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे। तो पहले अंतरिक्ष यात्री ये थे, और पहली अंतरिक्ष महिला अंतरिक्ष यात्री है, इनका नाम है नोरा अल मतरूसी। तो ये भी आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी घाटी सभ्यता भिन्न है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सी घाटी सभ्यता भिन्न थी। सही जवाब रहेगा वैदिक सभ्यता, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि इसके पास विकसित नगरीय जीवन की सुविधाएं थी, इनके पास चित्रलेखी लिपि थी, तथा इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत के प्रथम नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक जो सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, और यह कांस्य युग यानी कि लोह युग की शुरुआत की भी, यानी कि कांस्य युग का हिस्सा था, जो 3300 से 1300 ईसा पूर्व के बीच में फला फूला है। तो ये कांस्य युग से क्वेश्चन एक और बना है, आगे हम आपको कवर करवाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब रहेगा गोदावरी नदी। ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा के बाद में। तो गंगा के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका स्रोत महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में स्थित है और यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा राज्यों को अपवाहित करते हुए 1465 किलोमीटर पूर्व में बहती है। अगर अपन इसकी लेंथ की बात करें तो 1465 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 14 यानी 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, रिक्तिस्तान ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। यह दलितों के लिए आंदोलन किसने किया था? इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा गया था आपका। एग्जैक्ट इस तरह से आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो भीमराव अंबेडकर आपका सही जवाब रहेगा। भीमराव अंबेडकर ने एक प्रख्यात वकील थे, ये अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, जिन्होंने जीवन भर दलितों के लिए संघर्ष किया। इनका जो जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 को वर्तमान मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे महू में हुआ, जिसका नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। तो उन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। और उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल यानी 1947 से 51 के बीच में जो मंत्रिमंडल था स्वतंत्र भारत का पहला, इसमें कानून और न्याय मंत्री के रूप में भी काम किया है। तो ये डिटेल आप थोड़ी सी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है आपका अगले आने वाले दिनों में, वो इन्हीं डिटेल में से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, घग्गर नदी किस राज्य में बहती है? तो सही जवाब रहेगा हिमाचल प्रदेश में। देखिए हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। तो घग्गर जो नदी है, जिसे अक्सर गोगरा, घाघरा लिखा जाता है, गंगा नदी के बाएं किनारे की एक बड़ी सहायक नदी यह है और यह चीन के दक्षिण तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कर्नाली नदी के रूप में शुरू होती है और दक्षिण पूर्व में नेपाल में ये बेसिकली बहती है। तो घग्गर जो मानसून की बारिशों के दौरान हिमाचल जो प्रदेश है इसके शिवालिक पहाड़ी से शिमला के पास से निकलती है ये, और हरियाणा के कालका से अंबाला और पंजाब से गुजरती है और यहाँ से राजस्थान में दाखिल होती है, जहाँ एक द्रोणी में यहाँ अपने बहाव में मौसम में तलवारा झील बनाती है। और इस नदी से राजस्थान में 2 सिंचाई नहरें भी निकाली जाती हैं। तो ये डिटेल है घग्गर नदी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित है? सही जवाब रहेगा भरतनाट्यम। देखिए रुक्मणी देवी अरुणडेल का जो संबंध है ये भरतनाट्यम से है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपकी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अभी जो एग्जाम हुई थी पटवारी वगैरह, इनमें भी ये क्वेश्चन बन चुका था। रुक्मणी देवी अरुणडेल भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। रुक्मणी देवी अरुणडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्होंने भारतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया और मद्रास, जो कि अब चेन्नई जाना जाता है, इसमें कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। और इसके साथ ही वहाँ एक थियोसॉफिस्ट थी जो एनी बेसेंट से बहुत प्रेरित थी। उन्होंने मद्रास में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। इनके जन्म की बात करें तो 29 फरवरी 1904 को मदुरई भारत में इनका जन्म हुआ और उन्हें कला में उनके योगदान के लिए 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सही जवाब रहेगा कुचिपुड़ी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो नृत्य है इसकी उत्पत्ति आधुनिक आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव में हुई थी और इसकी जो परिकल्पना है ये 17वीं शताब्दी में वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी ने की थी और इसकी शुरुआत भगवान गणेश के आह्वान से होती है, जिसके बाद निर्णायक यह है नित्रा, गैर कथात्मक नाच, नृत्य, कथा नृत्य और नाट्य इसमें शामिल होता है। नृत्य कर्नाटक संगीत पर किया जाता है जहां गायक मृदंग जैसे बेसिकली बोला जाता है, वायलिन और इसके अलावा बांसुरी, तंबूरा जैसे वाद्य यंत्रों के साथ ये होता है। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सिद्धांत भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र से लिए गए हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ये सिद्धांत किससे लिए गए हैं? मुनि द्वारा यानी भारत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र से बेसिकली भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सिद्धांत लिए गए हैं। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी भारत के केवल 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता देती है और संस्कृति जो मंत्रालय है इसने छऊ नृत्य को भी भारत का शास्त्रीय नृत्य मानता है, जिससे भारत में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 है और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, देखिए नृत्य से रिलेटेड 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके बने हैं, तो आप याद रखिएगा नृत्य वाला जो टॉपिक है जरूर से एक बार कर लीजिएगा। मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब रहेगा केरल से। मोहिनी अट्टम या मोहिनी अट्टम है ना, मोहिनी अट्टम या मोहिनी अट्टम इसको बोला जाता है। दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य यह है
और इसकी उत्पत्ति जो हुई है 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में ये नृत्य बेसिकली किया जाता है। डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी और उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से मोहिनी अट्टम में आंतरिक गीतात्मक नारीवाद में पीएचडी की थी, है ना। तो पीएचडी भी इन्होंने कर रखी है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है? कांस्य युग से था हड़प्पा सभ्यता का संबंध। ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, एक कांस्य युग का समाज था जो कि आधुनिक पूर्वोत्तर अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत जो है इस तक यह फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता बेसिकली कांस्य युग आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। प्राचीन सिंधु नदी घाटी के निवासियों ने हस्तशिल्प में नई तकनीक विकसित की, जिससे कार्नेनियन उत्पाद और मोहर नक्काशी और तांबा, कांस्य, सीसा और टीन के साथ धातु विज्ञान शामिल है। इसके अलावा सर जॉन ह्यूबर्ट, इनको बोला जाता है मार्शल, तो ह्यूबर्ट मार्शल ने 1921-22 में एक उत्खनन अभियान का नेतृत्व किया, जिसके दौरान उन्होंने हड़प्पा शहर के खंडरों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब रहेगा अब्दुल कलाम जी, आपका सही जवाब हो जाएगा। पूर्व भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। 1999 में यह प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या अब्दुल कलाम साहिब और अरुण तिवारी ने इस पर सहयोग किया है। हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, बंगाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और ओडिया, मराठी, गुजराती, इन 13 भाषाओं में से जिनमें आत्मकथा का अनुवाद और लेखन किया गया है। प्रमुख भारतीय भाषाओं से बाहर विभिन्न अनुवादकों द्वारा विंग्स ऑफ फायर का चीनी शीर्षक और फ्रेंच में अनुवाद किया गया था। 2002 से 2007 तक अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम है एपीजे अब्दुल कलाम का। अगर पूरा नाम भी पूछा जाए तो याद रखिएगा अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया है 2002 से 2007 के बीच में। और इनका निधन कब हुआ है? तो 27 जुलाई 2015 को हृदय रोग से आघात होने पर इनका निधन हो गया था। कहाँ पर? शिलांग में भारतीय प्रबंधन संस्थान में एक व्याख्यान ये दे रहे थे, उस टाइम पर ये हुआ था। क्लियर है? इसके अलावा गाइज 2 जो क्वेश्चंस बने हैं ये गुप्त काल से बने हैं, हमें क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाए हैं। अगला क्वेश्चन है एसएलआर क्या होता है? देखिए इकोनॉमी से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चंस बने हैं जो कि हमें मिल चुके हैं, हम कवर आपको करवा देते हैं 1 बाय 1। एसएलआर आपसे पूछा है, एसएलआर ये क्या होता है? यह एक प्रकार का रिजर्व है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को उधारकर्ताओं को अपना पैसा जमा करने से पहले बनाए रखने की आवश्यकता होती है। एसएलआर का पूरा नाम होता है सांविधिक, है ना, सांविधिक तरलता अनुपात, इसको बेसिकली बोला जाता है। यह एक प्रकार का रिजर्व है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को उधारकर्ताओं को अपना पैसा जमा करने से पहले बनाए रखने की आवश्यकता होती है। एसएलआर दरों को विनियमित करना भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक घटक है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को या बैंकों के लिए अपनी संपत्ति का एक निश्चित अनुपात एसएलआर के रूप में रखने की सीमा निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इकोनॉमिक्स से कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। रिवर्स रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस दर पर बैंकों को आरबीआई पैसा रखने पर ब्याज देता है, उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। रिवर्स रेपो रेट एक महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत बैंक आरबीआई के साथ अत्यधिक धन जमा करते हैं और इसके लिए ब्याज भी वो कमाते हैं। रिवर्स रेपो रेट एक और यहाँ पर इजी लैंग्वेज में आपके लिए है। रिवर्स रेपो रेट या रिवर्स एक और वर्ड है रिवर्स रेपो रेट, तो याद रखिएगा रिवर्स रेपो रेट वहाँ दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक देश में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है वह होता है ना। तो ये 3 तरीके हैं, कैसे भी आप याद रखें, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत में कौन सा नृत्य? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, ये एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सही जवाब रहेगा अरविंद घोष, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में वंदे मातरम पत्र ने राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसकी स्थापना अगर बात करें इसकी स्थापना की तो श्री सुबोध चंद्र मलिक, देशबंधु चित्तरंजन दास, श्री बिपिन चंद्र पाल ने 6 अगस्त 1906 को श्री अरविंद घोष के संपादकत्व में इसकी स्थापना बेसिकली की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्रशांत महासागर से, ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है बट इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है।
क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत भवन कहाँ स्थित है? आप सभी को बताइए, भोपाल में स्थित है। गाइस मध्य प्रदेश से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी पूरा जो क्वेश्चन पूछा गया या नेशनल या बाहर से पूछा गया है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश से क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे, आगे एग्जाम स्टार्ट हुई है, आगे मध्य प्रदेश से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो भारत भवन भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा भोपाल में स्थापित वित्त पोषित एक स्वायत्त बहुकला कॉम्प्लेक्स और संग्रहालय है। यह 1982 में शुरू हुआ था। भोपाल के ऊपरी झील के सम्मुख यहाँ एक कला दर्शक दीर्घा, उत्कृष्ट कला कार्यशाला, खुली हवा में रंगभूमि, स्टूडियो, थिएटर, सभागार, आदिवासी संग्रहालय, लोक कला, भारतीय कविता के पुस्तकालय, शास्त्रीय संगीत के साथ साथ लोक संगीत को भी शामिल करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इस संग्रहालय में बेसिकली ये भारत भवन में देखने को मिलती है। इसके अलावा उद्यान से रिलेटेड भी क्वेश्चन बना है। अगला क्वेश्चन है, सत्रिया कहाँ की शास्त्रीय नृत्य शैली है? सही जवाब रहेगा असम की। बेसिकली ये सत्रिया है और इससे भी आपकी पिछली बार कांस्टेबल में 3 से 4 बार क्वेश्चंस बना था, पटवारी में क्वेश्चंस बन चुका था। हमने आपको बार बार बताया था कि ये क्वेश्चन आपका इस तरह के आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फाइनली क्वेश्चंस आ चुका है। सत्रिया नृत्य एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य है ना, और यहाँ एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है जिसकी जड़ें असम के कृष्णा केंद्रित वैष्णव मठों में है और इसका श्रेय 15वीं सदी के भक्ति आंदोलन विद्वान और संत श्रीमंत शंकर देव को जाता है। यानी जो सत्रिया की उत्पत्ति हुई है शंकर देव के भक्ति प्रदर्शन की वजह से सत्रिया की उत्पत्ति हुई है, ऐसा भी माना जाता है और ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। इसके अलावा बांध से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। गाइस देखिए, जो पैटर्न आपकी एग्जाम में देखने को मिला है जीके का, अभी अपन ने जीके कवर करी है, तो इसमें लगभग जो पैटर्न है वो सेम है, कुछ भी यहाँ पर नया देखने को नहीं मिला है। यानी कि अब तक जितनी भी एग्जाम हुई है सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। जहाँ जहाँ टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे थे वहीं से क्वेश्चंस बने, कुछ भी ज़्यादा नया देखने को इस बार जीके के पोर्शन में नहीं मिला है। तो आप अच्छा होगा जो चीज़ें ऑलरेडी आपकी एग्जाम में पूछी जा चुकी है उन्हीं को पढ़ें, जो टॉपिक ज़्यादा आ रहा है उन पर आप फोकस करें, आपके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया यही रहेगा। गाइज ये स्वतंत्रता दिवस स्पेशल ऑफर है, अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि 12 से 17 अगस्त तक ये ऑफर है। इसके बाद में ये ऑफर समाप्त हो जाएगा और हमारे सभी कोर्सेज पर काफ़ी ज़्यादा छूट दी जा रही है। पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज ओनली और 99 रुपीज़ में मिल रही है। MPSI पर भी काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर है और ई बुक पर भी काफ़ी अच्छी सेल चल रही है। तो सभी कोर्सेज पर मिल रहा है ये चीज़ें। 15 अगस्त तो कूपन कोड है, इनको अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। देखिए ये हमारी पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है जो कि 99 रुपीज़ में मिल रही है आपको। लिमिटेड टाइम है, जल्दी करें क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर बेसिकली निकाला गया है। कूपन कोड अप्लाई करेंगे तब आपको ये डिस्काउंट मिल पाएगा। इसके अलावा ये हमारी सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इस पर भी काफ़ी बढ़िया स्पेशल ऑफर है और लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है सारी। ये ई बुक है हमारी 2023 की मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की, ये 2022 की है, इन पर भी ऑफर चल रहा है। और ये हमारी MPJK की टेस्ट सीरीज है और ये वीडियो कोर्स है, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं और ऑफर का लाभ आप उठा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं अब हम साइंस को हम अब देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बना है, ठंडे पानी को फ्रीजर में जमाया जाता है तो उसमें क्या होता है? वहाँ बर्फ यानी आइस में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूध का pH मान क्या होता है? तो दूध का pH मान जो होता है ये 6.5 से 6.7 होता है और दूध जो होता है ये अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पादप वर्ग जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है? जड़, तना तथा पत्ती में जो विभाजित वर्ग होता है ये एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का पानी में बदलना कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पानी का pH मान क्या होता है? शुद्ध जल का या पानी का pH मान जो होता है ये 7 होता है। जल के साथ कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करता है? तो ये सोडियम आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखिए पूरे के पूरे क्वेश्चंस मिल चुके हैं और 110% एग्जैक्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सही जवाब रहेगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, दूषित जल पीने से क्या होता है? तो पीलिया, लीवर की बीमारी, पोलिया ये होता है। और भी बीमारियां होती है इससे, तो आपको ऑप्शन में क्या मिला था उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, कोई सा नियम था कि किसने ये दिया है और अब उसका आंसर न्यूटन था, न्यूटन उसका आंसर था। तो इसमें से बेसिकली इनके द्वारा जो नियम दिए गए, जड़त्व का नियम दिया गया है जिसको न्यूटन का लॉ ऑफ न्यूटन भी बोला जाता है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण का नियम भी इन्होंने ही दिया है। तो इन्हीं में से दोनों में से कोई सा आपकी एग्जाम में पूछा गया होगा, दोनों ही न्यूटन के ये हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है, दूध आपका करेक्ट आंसर रहेगा। किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है ना, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो कौन सा दोष है? दूर की वस्तु जब भी दिखाई नहीं दे स्पष्ट रूप से तो उसको निकटदर्शी दोष बोलते हैं, और जब निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है तो उसको दूरदर्शी दोष बोला जाता है। तो आप ये याद रखिएगा, अपोजिट ये बेसिकली होता है।
मेटल का आविष्कार यानी धातु बेसिकली पूछिए, धातु का आविष्कार कब हुआ था? 8000 ईसा पूर्व मेटल यानी धातु का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन है सब्जी किस कारण सड़ती है? फफूंद या बैक्टीरिया के कारण ये सड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा जंतुओं से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं, जो कि हमने पूरी डिटेल के साथ में आपको बताए हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर है? आइए अब अपन मैथ्स को कवर कर लेते हैं। मैथ्स से देखिए आयात से यानी कि आपका जो क्षेत्रमिति है, मेंसुरेशन, ट्रेडिशन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लाभ हानि से 4 से 5 नंबर के प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चंस बने हैं। SICI से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस बने हैं। गाइस जो टॉपिक आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं 4 से 5 उन पर ज़्यादा फोकस करें, आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। औसत यानी एवरेज से क्वेश्चन बना है आपका। आयु यानी कि एजेस से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन एजेस से पूछे गए हैं। मिश्रण मिक्सचर से क्वेश्चंस बने हैं। परसेंटेज से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। व्रत जैसा कि हमने बताया मेंसुरेशन उससे क्वेश्चंस बना है व्रत से। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बोर्ड मास से भी क्वेश्चन बना है। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक व्रत वाला और एक आयत वाला। इसके अलावा समय कार्य टाइम वर्क से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये टॉपिक बेसिकली हमें मिले हैं जो हमने बता दिए हैं। हो सकता है और भी इसमें डेटा आपका पूछा गया हो। आइए अब आगे बढ़ते हैं रीजनिंग की ओर। रीजनिंग में कथन निष्कर्ष से क्वेश्चंस बने हैं। अल्फाबेट सीरीज से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस बने हैं, तो अच्छे से कवर करिएगा इसको। सिलोजिस्ट में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मिसिंग नंबर से क्वेश्चन बनाए। ब्लड रिलेशन से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रैंकिंग से क्वेश्चन बनाए हैं। दर्पण यानी मिरर वाले जो क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बता रहे थे कि 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन इससे बने हैं। इसके अलावा अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस बने हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 3 से यानी कि 4 से 5 क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग से पूछे गए। सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चंस आपके बने हैं। डायग्राम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और मिरर इमेज से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस बने हैं। तो ये सारे टॉपिक रीजनिंग के हैं जो कि हमने बता दिए। हो सकता है कुछ और भी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे गए, बट हमें जितने मिले हैं पूरे हमने आपको बताने की कोशिश की है। तो गाइज कुल मिलाकर अगर आपका आज का पैटर्न देखा जाए तो कुछ भी यहाँ पर नया देखने को नहीं मिल रहा है। और आज के जो स्कोर अच्छा खासा स्कोर है, यानी कि 85 प्लस भी स्कोर बच्चे कर पा रहे हैं, तो अच्छा खासा स्कोर है। इतना ज़्यादा टफ पेपर भी नहीं है, क्योंकि जीके का पेपर, जीके और साइंस भी इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं देखने को मिल रही है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग है वो भी जो पहले पूछे जा रहा था बेसिकली वही क्वेश्चन है। कुछ भी नया यहाँ पर ज़्यादा देखने को इस बार नहीं मिला है ना। तो आई थिंक आप सभी ने अच्छा खासा स्कोर इसमें किया होगा। आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा कितना स्कोर किया है और क्या क्या क्वेश्चंस और आपको याद है वो भी आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी जिन लोगों का भी एग्जाम नहीं हुआ है उन्हें हम एक बेस्ट चीज़ बताना चाहेंगे कि गाइज जितने भी पुराने पेपर है उनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। हमने ऑलरेडी करवा रखे, आप प्लेलिस्ट चेकआउट करिएगा, सबको अच्छे से कर डालिए। इसके अलावा नेशनल के करंट अफेयर की बात रही तो हम एग्जाम टाउन चैनल पर आपको अच्छे खासे तरीके से टॉप 100 के फॉर्मेट में कवर करवा रहे हैं और स्पेशल फॉर्मेट में MP कांस्टेबल की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करवा रहे हैं। तो आप जरूर से डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जाकर विजिट करिएगा, देखिएगा कितना हेल्पफुल आपके लिए है। सीधे सीधे क्वेश्चंस वहां से आपके एग्जाम में बन रहे हैं। क्लियर है? तो जरूर से विजिट करिएगा। ये हमारे स्पेशल ऑफर है, अगर आपने इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा। 90% तक की छूट दी जा रही है सभी कोर्सेज पर। 12 से 17 अगस्त तक वैलिड है। 15 अगस्त कूपन कोड यूज करना है और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है, ये MPSI की है। इन पर काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर है। ये ई बुक है हमारी 2023 की, मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की 2022 की, ये MPG की टेस्ट सीरीज है और वीडियो कोर्स है। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। इस वीडियो के PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम पर और एप्लीकेशन पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएगा। क्लियर है? और ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे आसानी से आपको PDF मिल जाएगी। 3 स्टेप ये आसानी से आप फॉलो कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाना है, वहाँ पर आपको डेट वाइज PDF मिल जाएगी। क्लियर है? तो गाइज आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आप सभी के प्यार और सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हमें है, ताकि हम आपको एक से बढ़कर एक एनालिसिस वीडियोस दे पाएँ, है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको 110% एक्यूरेट एनालिसिस डेली बेसिस पर यहाँ पर मिल पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।